हेलो दोस्तों, स्वागत है किरण पैरामेडिकल क्लासेस में। इस क्लास में हम आज लेकर के आए हैं, आप लोग को लेकर के आएंगे बिहार पैरामेडिकल एंट्रेंस का सवाल जो दिख रहा होगा, जिसमें कुछ बायोलॉजी के कुछ सवाल हैं, उसमें जो पूछे गए सवाल हैं। और ये जो है मैं आपको बिहार पैरामेडिकल प्रैक्टिस सीरीज करवा रहा हूँ, जो आपको इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, दोनों मीडियम में आपको करवा रहा हूँ। तो ज़रूर से ज़रूर लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें और लाइव सेशन में जरूर जुड़े। 60 बजे डेली लाइव सेशन स्टार्ट होता है, तो बिहार पैरामेडिकल प्रैक्टिस सीरीज का लाइव सेशन में जरूर जुड़े। तो पहले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। पहला प्रश्न आपको ये सामने दिख रहा होगा, जिसका आपको ये है कि शरीर के, आपको यहाँ दिख रहा होगा कि शरीर के जो भी ऑप्शन है, कि इस पहला प्रश्न है शरीर के सभी कार्यों का आपको कौन सा अंग करता है, नियंत्रण कौन करता है। पहला ऑप्शन दिख रहा होगा, तो विच ऑर्गन कंट्रोल द ऑल फंक्शन ऑफ द बॉडी। विच ऑर्गन कंट्रोल फंक्शन ऑल ऑफ द बॉडी, किसको कौन कंट्रोल करता है, तो इसके बारे में ज़रूर बताइए। सबका अपना राय मत जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो इसमें कौन कंट्रोल करता है सभी ऑर्गन को, फंक्शन को कौन कंट्रोल करता है, तो इसके बारे में आप राय दीजिए। अपना ऑप्शन ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। मैं आपका 5 सेकंड या 6 सेकंड का समय देता हूँ, ज़रूर दीजिए। तो मैं आपको समय दे रहा हूँ, आप लोग समय के अनुसार आप कमेंट बॉक्स में गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, और बच्चे जल्दी से जल्दी सब लोग आंसर देंगे, है ना। जल्दी से जल्दी सब लोग आंसर देंगे, जिसमें हमारी कोशिश होगी कि आपको जल्दी से जल्दी सभी क्वेश्चन का सवाल जो है 25 क्वेश्चन हम कराएंगे आज। तो 25 क्वेश्चन में जल्दी से जल्दी हम लोग सब कराने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, इसका आंसर होगा माइंड यानी मस्तिष्क। माइंड लिख लीजिएगा, माइंड माने मस्तिष्क जो है आपको इसमें आपको सभी अंगों को कंट्रोल करता है, सभी चीज़ों को कंट्रोल करता है। चाहे ह्यूमन ऑर्गन कितने भी चीज़ें, जैसी भी चीज़ें हो, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, ठीक है। चलिए हम दूसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने ये है, मनुष्य के मस्तिष्क में सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। मनुष्य के मस्तिष्क में सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। विच इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। विच इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। मस्तिष्क में, है ना, माइंड में सबसे लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन में सबसे बड़ा पार्ट कौन पाया जाता है, कौन क्या होता है। तो मनुष्य के सबसे जो होते हैं, कौन से मस्तिष्क को कहा जाता है, फोर ब्रेन को कहा जाता है, यानी प्रमस्तिष्क इसका आंसर होगा। प्रमस्तिष्क लिख लीजिएगा, प्रमस्तिष्क होगा, प्रमस्तिष्क को इसमें कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। चलिए जल्दी से जल्दी सभी लोग ऑप्शन देने की कोशिश करेंगे। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, हम बार बार बोल रहे हैं, मानव शरीर में किन कोशिकाओं में से सबसे पुनर्योजन शक्ति होती है। मानव शरीर में किन कोशिकाओं में सबसे पुनर्योजन शक्ति होती है, कौन सी कोशिका में पुनर्योजन होने की शक्ति होता है। विच सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी हैव द लार्जेस्ट रिजनरेटिव पावर। रिजनरेटिव पावर जो होता है, पुनर्योजन करने की शक्ति जो होती है, किसमें सबसे ज़्यादा होती है, कौन सी कोशिका में। तो मस्तिष्क की कोशिकाओं में पुनर्योजन करने की सबसे ज़्यादा क्षमता होती है, शक्ति होती है, पावर होती है। तो लिख लीजिएगा, माइंड के, ब्रेन के, माइंड माने भी मतलब भी आपको मस्तिष्क होता है, ब्रेन मतलब भी मस्तिष्क होता है। हम लोग पहले पढ़ते थे क्या, माइंड में, माइंड हम लोग बोलते थे, लेकिन अब क्या बोलते हैं, जब मेडिकल लैंग्वेज में हम लोग आ जाते हैं तो क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है, हम बोलते हैं क्या, कि हम उसे अच्छे तरीके से अगर बोलने की कोशिश करते हैं तो हम उसको बोलते हैं आपको ब्रेन मेडिकल लैंग्वेज में उसको यूज किया जाता है ना, समझे। ब्रेन को मेडिकल लैंग्वेज में यूज करने की सबसे ज़्यादा परंपरा है, आप यूज कर सकते हैं उसकी। तो ह्यूमन ब्रेन के जितने भी सेल्स हैं, वो पुनर्योजन करने की सबसे ज़्यादा शक्ति उसमें होती है। चलिए अगला प्रश्न, चौथा नंबर प्रश्न है, तंत्रिका तंत्र में लघुत्तम संज्ञात्मक तथा क्रियात्मक इकाई कौन सी होती है। तंत्रिका तंत्र में लघुत्तम या क्रियात्मक, शरीर की क्रियात्मक कौन सी होती है। तो बताना है, विच इज द स्मॉलेस्ट कम्युनिकेशन एंड फिलोजिकल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। तंत्रिका तंत्र में फिलोजिकल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम कौन है, और सबसे स्मॉलेस्ट कम्युनिकेशन सिस्टम यानी माने लघुत्तम का मतलब है तो स्मॉलेस्ट कम्युनिकेशन कौन है। तो इसमें बताना होगा आंसर क्या होगा। तो इसमें कम्युनिकेशन सिस्टम का जो अभी आंसर होगा
जल्दी से सभी बच्चों बताइएगा, आंसर बताइएगा, मैं देखते रहता हूँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, सभी लोग को अच्छा लगेगा। ये कमेंट सेक्शन जो है आपके लिए है, और कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी सभी लोग को, मैं फ्रेंड लोग को बोल रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी सभी शेयर करें, और जल्दी से जल्दी सब लोग बताएं आंसर। तो इसमें आंसर जो होगा आप लोग को बताना ही होगा। तो तंत्रिका तंत्र में जो भी लघुत्तम या जो स्मॉलेस्ट कम्युनिकेशन जो होता है, और ये आपको फिजियोलॉजिकल यूनिट जो होते हैं नर्वस सिस्टम में, वो क्या करता है, तो उसमें न्यूरॉन कौन होता है, न्यूरॉन होता है। लिख लीजिएगा, न्यूरॉन, न्यूरॉन होता है ना, न्यूरॉन। चलिए अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड बढ़ते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन। लाइव सेशन में जुड़ने के लिए धन्यवाद सभी बच्चों को। लाइव सेशन में 8 बजे डेली जुड़े। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, विच इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, विच इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी को कौन कहा जाता है? हमने सबसे ह्यूमन बॉडी के सबसे बड़ा सेल का नाम क्या है आपको बताना होगा। तो ह्यूमन बॉडी के सबसे बड़ा सेल जो होता है उसका नाम होता है, आपको जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं तो बता ही दूंगा, लेकिन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, आप लोग जल्दी से बताइए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जो होगा आपको बताना ही होगा। तो तंत्रिका तंत्र जो होते हैं हमारे नर्वस सिस्टम जो होते हैं हमारे ह्यूमन बॉडी के सबसे बड़ी कोशिका होती है, या सबसे लंबी कोशिका होती है। आप याद कर लीजिए, ह्यूमन बॉडी के जितने भी नर्वस सिस्टम होते हैं वो हमारे तंत्रिका तंत्र के सबसे बड़ी कोशिका होती है ह्यूमन बॉडी में। तो लिख लीजिएगा नर्वस सिस्टम, जो इंग्लिश मीडियम में है नर्वस सिस्टम लिख लीजिएगा, नर्वस सिस्टम, और हिंदी मीडियम में जो है तंत्रिका तंत्र लिख लीजिएगा, तंत्रिका तंत्र लिख लीजिएगा, तंत्रिका तंत्र लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, शरीर में कहाँ कर रहा है, शरीर में संतुलन बनाने के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग उत्तरदायी होता है? शरीर में संतुलन बनाने के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग उत्तरदायी होता है? Which parts of brain responsible for the balance of the body? Which parts of brain responsible for the balance of the body? बॉडी को बैलेंस कर लिए कौन सा अंग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है शरीर का? और ह्यूमन ब्रेन में समझे, शरीर के संतुलन के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग उत्तरदायी होता है? ब्रेन का कौन सा भाग? तो कौन सा भाग ब्रेन का जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए? तो हमारे क्या होते हैं, सेरिबेलम। कमेंट बॉक्स में मैं आंसर बता दिया हूँ, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, लाइक जरूर कीजिएगा सब, अगर बने हुए हैं तो लाइक जरूर से, लाइक सेक्शन में जरूर आंसर दीजिएगा अपना, है ना। तो इसमें आंसर जो होगा लाइव सेक्शन में, जो भी सभी बच्चे जो जुड़ रहे हैं उसमें लाइक सेशन में जरूर आंसर दीजिएगा। तो इसमें जो आंसर होगा, मैं सभी लोग बच्चों को कह देता हूँ कि इसमें जो आंसर है क्या होगा आपको, इसमें होगा सेरिबेलम। सेरिबेलम को इंग्लिश में भी सेरिबेलम लिखा जाता है, लिख देता हूं मैं, सेरिबेलम, सेरिबेलम भी कहा जाता है। चलिए, मैं इतना बड़ा अच्छा में लिख दिया कि आपको कोई ज़रूरत नहीं होगी लिखने की। चलिए अगला प्रश्न मैं बोल रहा हूँ, 7वां नंबर प्रश्न पे आ गया हूँ। जिसका जिसका सही होगा उसमें आंसर जरूर बताएंगे कितना कितना सही हुआ सभी बच्चों का। मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन क्रिया पर नियंत्रण रखता है? मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है श्वसन, जो सांस हम लोग लेते हैं, ये सांस हम लोग नाक से ले रहे हैं ना, तो नाक में जो सांस ले रहे हैं वो कौन सा भाग हमारे मस्तिष्क का उसमें कंट्रोल रखता है? तो कंट्रोल के बारे में बताना है, कंट्रोल कौन सा भाग हमारे बॉडी के कौन से भाग में कंट्रोल रखा जाता है, कौन से भाग कंट्रोल रखता है ना, है ना। कि ये सब सारी चीज़ें जो है आपको रिलेटेड करती है माइंड को। तो ये सब चीज़ें है ना कि आपको जानिएगा तो धीरे धीरे और जानने की कोशिश होगी, और आपको जानने की इच्छा होगी। ये सब चीज़ें आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, है ना, बहुत अच्छी चीज़ें। तो चलिए हम लोग बताते हैं। अगर इंग्लिश इसका मीडियम में, इंग्लिश जो भी बच्चे जानना चाहते हैं तो इंग्लिश मीडियम में भी इसका, विच पार्ट्स ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन को कंट्रोल करता है कौन से पार्ट, ब्रेन का कौन सा पार्ट जो है रिस्पायरेशन का कंट्रोल करता है, श्वसन को कंट्रोल करता है? तो आपको आंसर बनाना है, बताना है। तो आपको श्वसन का जो भी कंट्रोल करता है अंग, उसका नाम है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नहीं पा रहा है तो मैं बताऊंगा जरूर लास्ट में। ये जो लाइव टेस्ट हैं आपको जरूर देने होंगे, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स सेक्शन में बताइए,
कमेंट सेक्शन में जल्दी से जल्दी कोई हैं जो बताएंगे। हाँ चलिए, तो मैं बता रहा हूँ मेडुला अल्वोगाटा जो है आपको ये श्वसन क्रिया को कंट्रोल में रखता है, नियंत्रण करता है, श्वसन क्रिया को कंट्रोल में रखता है और इसको नियंत्रण करता है। आपको पता ही हो गया, समझ में आ गया। ये सब चीज़ें जो हमें समझ में आ जाता है ना जब तो खुशी होती है। जो भी प्रश्न एक फिलोसोफर ने कहा था, और एक मतलब मेरी ही बात मान लीजिए चाहे किसी और फिलोसोफर की बात मान लीजिए, उन्होंने कहा था कि अगर आप किसी प्रश्न के साथ समय काट रहे हैं तो आपको उपलब्धि देगी। किसी भी आज प्रश्न के साथ समय काट रहे हैं तो आपको उसकी उपलब्धि मिलेगी आपको। अगर आपके साथ प्रश्न जो है समय काट रहा है तो ये आपकी उपलब्धि नहीं है। आपके साथ जो प्रश्न जो है आपके साथ समय काट रहा है तो आपकी उपलब्धि नहीं है। इसी पे लाइफ पे लागू होता है। अगर आप समय को काट रहे हैं तो आपकी इतनी बड़ी औकात नहीं है कि आप समय को काट सकते हैं। समय को काट सकते हैं, समय को औकात है कि तुम्हें काट देगा। मैं ये दावे कर सकता हूँ कि समय जो है आपको काट देगा, क्योंकि समय के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता, कोई खेल नहीं सकता। समय के साथ अगर चलना है तो पढ़ना शुरू कर दीजिए, नौकरी ले लीजिए, आपको कॉलेज मिल जाएगा, अलॉट हो जाएगा तो आपको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। मैं सारी बातों को दोहराता हूँ, सभी लोगों को सिखाता भी हूँ कि कैसे लाइफ में कैसे प्रोग्रेस करेंगे। आपको ये चीज़ें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न 8वां नंबर प्रश्न की ओर। तब मस्तिष्क का कौन सा भाग? मेडुला अल्बोगोटा। चलिए आगे है 8वां नंबर प्रश्न है, मानव में कौन सा अंग श्वसन के लिए प्रधान होता है? कौन सा अंग जो होता है श्वसन के लिए प्रधान होता है? तो श्वसन के लिए सबसे बड़ा अंग जो है कौन सा अंग प्रधान होता है? विच ऑर्गन इज द मेन रिस्पायरेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन इन ह्यूमन? जो कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो रिस्पायरेशन के लिए सबसे मेन माना जाता है? तो फेफड़ा का नाम सुने हैं जी, लंग्स का नाम सुने हैं। फेफड़ा क्या करता है? हमारे रिस्पायरेशन के लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अंग है। फेफड़े नहीं रहता तो अंग कैसे सांस ले लेते नहीं ना, हनुमान जी नहीं ना है। हनुमान जी अगर रहते तब ना सांस ले लेते, नहीं ऐसे हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कमेंट बॉक्स में बताएं ज़रूर, पर बताइएगा तभी कुछ ना कुछ होगा। हमारे छोड़ी हुई सांसें की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? जब हम हवा छोड़ देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम जो सांस ले रहे हैं और वही सांस को छोड़ रहे हैं, कितना % कार्बन डाइऑक्साइड उसमें है? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ CO2 इन एयर विद द एक्सेल? मतलब एक्सेल जब सांस छोड़ते हैं, खेल को होता है एक्सहेल बोलते हैं, EXHALE एक्सेल बोला जाता है उसको। तो जब सांस छोड़ते हैं, सांस लेते हैं तो इनहेल बोला जाता है, सांस छोड़ते हैं तो एक्सहेल बोला जाता है। ई लग जाता है, ई लगता है और ए लग जाता है। ए लग जाता है तो अंदर लेना और बाहर छोड़ना तो ई लग जाता है। तो दोनों में अंतर है ना। सारी चीज़ें बना करके जब दिमाग में रखिएगा। तो चलिए, जैसे कि हम बता रहे हैं कि हमारी छोड़ी हुई सांसें जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी % होती है? तो हमारे छोड़ी हुई सांसें में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो होती है 4% होती है। 4% लिख लीजिएगा, 4% राइट आंसर है। 4% आपको ये बहुत ही बेहतरीन ये है। चलिए अगला प्रश्न है, अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? यहाँ पे है अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन कि 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ एनाफोरिक, क्या है? अनॉक्सी श्वसन ना, एनाफोरिक रेस्पिरेशन है ना। इसका अनॉक्सी श्वसन का उस मेन उत्पाद क्या, अंतिम उत्पाद क्या होता है? अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है क्या? लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल को इंग्लिश में भी लिखते हैं वही, और लैक्टिक अम्ल को हिंदी में भी लिखते हैं वही, लैक्टिक अम्ल। जो इसका इंग्लिश नहीं आएगा तो उसका इंग्लिश में लिखते हैं। मछली किस अंग से सांस लेती है? क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, मछली जो है किस अंग से सांस ले लेती है? तो है ना 11 नंबर, वाई विच ऑर्गन डज द फिश
ब्रेथ, जो ब्रेथ करता है मछली, किस और मतलब किस चीज़ से वो करता है, श्वास लेता है। तो इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे गिल्स, और जिसको हिंदी वाले बच्चे जो होंगे उसको लिखेंगे गलफाड़ा। मछली खाए ना जी, तो मछली में सबसे पहला जो है ये, मान लिया जाए मछली, तो मछली का ये मुंह है, इसमें क्या हो गया, मछली का मुंह में ये पहला पार्ट जो हो गया, इसमें एक मैं पेन लेकर के बताता हूँ। इसमें जो पहला पार्ट ये दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, तो पहला पार्ट जो मुँहमा हो गया, ये मुँहमा के जो बीचे में थोड़ा सा ऐसे रहता है, ऐसे निकला हुआ है ना, इस तरह से खाली रहता है, तो खाली की जगह में उस फेफड़ा रहता है, फेफड़ा उसका गिल्स, तो फेफड़ा बोला जाता है, हम लोग बोलते हैं फेफड़े, लेकिन गलफड़ा बोलते हैं देहात में, गलफड़ा से सांस लेती है, तो उसको इंग्लिश वाले लिखेंगे बच्चे गिल से सांस लेती है, गिल, है ना। और गिल से सांस कैसे लेती है, वो पानी सांस लेती है, तो पानी को ऐसा एक मछली की एक ऐसा चीज़ है, पानी में रहने वाले जंतु ही एक ऐसा चीज़ है कि पानी में से ऑक्सीजन लेते हैं, तो उसका बॉडी ऐसा है ना जी कि पानी को ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर लेता है ना ऐसा। तो ये सब चीज़ें हैं, आपको मिलती रहेगी कहीं ना कहीं से। चलिए अगला है, मानव शरीर में पेशियों की कुल संख्या कितनी है। मानव शरीर में जो पेशियां होती है उसकी कुल संख्या कितनी होती है, आपको बताना होगा, है ना। दैट इज द टोटल नंबर ऑफ मसल्स इन ह्यूमन बॉडी। कितने मसल्स पाए जाते हैं ह्यूमन बॉडी में, तो मसल्स पाए जाते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। सभी बच्चे लगता है शांत हो गए हैं, जल्दी बताइएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। सभी बच्चों को मैं एनर्जी के साथ मैं बोल रहा हूँ कि आपको एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं दूंगा। मैं सोच रहा हूँ कि आज तक ये साइंस का प्रैक्टिस सीरीज का जो मैं लास्ट तक एग्ज़ाम तक आप लोग को कराते रहूँगा, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सिर्फ वीडियो नहीं देखना है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचते रहे, है ना। शेयर भी करते रहिए, सभी बच्चों को शेयर करते रहिए। तो चलिए, मानव शरीर में पेशियों की कुल संख्या कितनी है, तो 639 पेशियाँ पाई जाती है मानव शरीर में। चलिए अगला है, कह रहा है कि मानव शरीर की बात कर ली तो मानव शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी कौन सी है। मानव शरीर की सबसे शक्तिशाली पेशी क्या है, तो सबसे शक्तिशाली पेशी होता है हमारा जबड़ा। जबड़ा का देखें, जबड़ा में क्या होता है कि जबड़ा में इतना शक्तिशाली पेशी हो, चाहे कोई भी कड़ा पदार्थ खाइए तो क्या होगा, थोड़ा सा छील आ जाएगा लेकिन जल्दी ठीक होने के चांसेस रहे। लेकिन एक व्यक्ति को सही नहीं हो सकता है, मैं कहता हूँ तो दावे से कह सकता हूँ कि एक व्यक्ति को सही नहीं हो सकता जो गुटखा खाता हो, खैनी खाता हो, चाहे कुछ खाता हो, उसका क्या है कि आपको जबड़ा क्या होता है, सड़ना शुरू हो जाता है, और जबड़ा का जो पावर होता है वो घट जाता है। मैं इस दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो व्यक्ति को कभी मतलब कि जबड़ा जो होगा शक्तिशाली नहीं हो पाएगा, मजबूत नहीं हो सकता। तो इस तरह से हो सकता है। तो ज़रूर सभी बच्चों को मैं कहता हूँ किसी तरह का धूम्रपान ना करें, किसी तरह का कोई भी ऐसा पदार्थ ना खाएं जो से आपको हानि हो सके। तो मानव शरीर में सबसे शक्तिशाली पेशी जो कौन सी होती है, तो मानव शरीर के शक्तिशाली पेशी का नाम है व्हिच इज द मोस्ट पावरफुल मसल्स इन ह्यूमन बॉडी। मोस्ट पावरफुल मसल्स जो होते हैं ह्यूमन बॉडी में कौन सा होता है, तो आपको बताना है। तो जबड़ा का हड्डी जो होता है सबसे, जबड़ा का जो मसल होता है सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। त्वचा का रंग किसके कारण होता है, त्वचा का रंग जो होता है, मान लिया जाए त्वचा का रंग जो है, मैं अभी आपको जैसा कलर का दिख रहा हूँ, तो वह जो उसका रंग जो है किसके कारण होता है, तो उसके रंग जो है आपको कारण बताइए। मैं बता रहा हूँ आंसर, इसका बताइएगा ज़रूर, 1 सेकंड, हाँ 1 सेकंड, आपको 9 नंबर, हाँ। तो इसमें जो है आपको स्किन कलर इज ड्यू टू भाट। स्किन कलर जो होता है ड्यू टू भाट, कब मतलब कब स्किन का कलर जो है आपको तो कैसा होता है, क्या होता है, क्या कारण है, तो स्किन का कलर कमेंट बॉक्स में बताइए। जब भी हम सांस ले रहे हैं तो थोड़ा सांस लेने की भी टाइम दीजिए। तो स्किन का कलर जो होता है कैसा होता है, मैं अपने खुद पे एग्जांपल, ये मेरा हाथ जो है ये कुछ दिन पहले जल गया था,
कुछ दिन पहले जल गया। तो मैंने डॉक्टर के पास दिखवाया तो धीरे धीरे बोला कि ठीक हो जाएगा। मैं बार बार बोलता हूँ कि इसमें क्या है कि जला जब इसमें मेलानिन की जो उपलब्धि थी, मेलानिन जब स्किन में हमारा प्रेजेंट था, तो मेलानिन इसमें यहाँ पे क्या था कि मेलानिन है क्या हुआ कि मेलानिन इसमें मर गया। अब मेलानिन मर गया तो स्किन का कलर जो हो गया वाइट हो गया। अब इसको मेलानिन लाने के लिए आपको किसी न किसी तरह का मेडिसिन लगाना पड़ता है, रोज़ लगाना पड़ता है। देखिए ये जो आपको कलर में दिख रहा है, जो कलर में हाथ के कलर में जो आया है, वो पहले भी सब वाइट कलर का था, धीरे धीरे कलर में आ रहा है। जहाँ जहाँ पे आपको दाग दिख रहे हैं वो धीरे धीरे कलर में आ गए। पूरा वाइट था, पूरा भयानक जला हुआ था, इतना जला हुआ था कि मैं क्लास स्टार्ट किया था लेकिन बीच में स्टॉपेज कर दिया गया था। वो लगभग मैं 1.5 मंथ तक इसको स्टॉपेज करके रखा क्योंकि मुझे ठीक नहीं हुई थी हाथ, मैं अच्छे काम करने लायक नहीं था, टाइपिंग करने लायक नहीं था, बातें करने लायक नहीं था। इस तरह से भयानक जला था, इसके टिश्यू तक डैमेज हो गए थे, इतना भयानक जला था। तो त्वचा का रंग जो होता है किसके कारण होता है, तो मेलानिन के कारण होता है। मेलानिन को इंग्लिश में भी मेलानिन भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगला चलते हैं। अगला प्रश्न 15वां नंबर प्रश्न, कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे। 15वां नंबर प्रश्न में, मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? मनुष्य में त्वचा जो होता है किस स्थान पे सबसे अधिक मोटी होती है? एट विच प्लेस द स्किन हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ पेरल्स इन ह्यूमंस। सबसे ज़्यादा अधिक मोटी कहाँ होती है? मोटी, मोती, मोटी लिखा, मोती लिखा गया लेकिन मोटी यहाँ पे होती। तो सबसे ज़्यादा अधिक कहाँ मोटा होता है? तो तलवे का नाम सुने? तलवे, तलवा, तलवा का नाम सुने जी? तलवा का नाम नहीं सुने हैं? पैर वाला तलवा यार, पैर के नीचे वाला। मैं पैर तो उठा के दिखा नहीं सकता, तो पैर ऐसे हो गया, मान लिया जाए पैर है तो पैर के नीचे वाले भाग को तलवा बोला जाता है। इसके हाथ, हाथ के नीचे वाले को क्या बोला जाता है? तलहत्ती। तलहत्ती का नाम सुने हैं? ना सुन ला वो तलहत्ती का नाम? तलहत्ती का नाम जो है बहुत अच्छा है। हैंड के नीचे एक थप्पड़ लगा दिए, एक थप्पड़ की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। तो इसका एक डायलॉग था मूवी में, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। इसका एक डायलॉग था। डायलॉग बाजी बहुत होती है मार्केट में, तो डायलॉग बाजी में ना चले। चलिए, तो हम इसमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए सभी आंसर लोग। तो मनुष्य के त्वचा में किस स्थान पर सबसे ज़्यादा होती है? तो तलवा में लिख लीजिएगा, तलुए इसको बोलते हैं, तलुए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तलुए। अभी जो हेड राइटिंग ऐसा दिख रहा है, ऐसा हेड राइटिंग कल या परसों से नहीं दिखेगा, मैं डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाऊँगा। ये जो है आपको इस तरह से दिख रहा है, तो 2 दिन का समय मुझे दिया जाए ताकि आप लोग को अच्छे से दिखे। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंग कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी अंग कौन सी है? इसके बारे में बताइए सभी लोग, कमेंट बॉक्स से जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंग कौन सी है ना? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी अंग जो होती है आपको, विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन क्या है? तो स्किन है। स्किन का नाम सुने हैं? हाँ, तो हमारा जो दिख रहा है ऊपर वाला जो भाग दिख रहा है, स्किन दिख रहा है। हमारा चेहरा दिख रहा है, वो स्किन दिख रहा है, ये दिख रहा है। इन कि हम काट के निकालें, इसको निकलता है, फिर मसल्स दिखेंगे। तो सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन की अगर बात की जाए तो हमारा स्किन है। इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? त्वचा बोला जाता है। त्वचा बोलिएगा, स्किन कोई बोले, कोई फर्क नहीं। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? त्वचा की जो ऊपरी सतह होती है क्या कहलाती है? व्हाट इज द अपर सरफेस ऑफ स्किन इज कॉल्ड, क्या होता है? अपर सरफेस को क्या कहा जाता है? स्किन के ऊपर अपर सरफेस को क्या कहा जाता है? तो जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। हाँ, त्वचा के सबसे ऊपरी सतह को क्या कहा जाता है? कमेंट सेक्शन में बताइए सभी लोग। गुड मॉर्निंग। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि 8 बजे लाइव सेशन में जुड़ने के लिए धन्यवाद। डेली 8 बजे जुड़े। तो इसमें त्वचा के ऊपरी सतह को कहा जाता है इपीडर्मिस। लिख लीजिए, इंग्लिश में भी यही होता है, इपीडर्मिस। इपीडर्मिस, इपीडर्मिस लिख लीजिए। मैं आपको एक बार फिर से लिख रहा हूँ, इपीडर्मिस, इपीडर्मिस, है ना। चलिए अगला सेक्शन है 18 नंबर। 18 नंबर में यह है, कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? कौन सा पदार्थ जो है मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है?
जल्दी बताइए कमेंट सेक्शन में। 18 नंबर क्वेश्चन है, विच सबस्टांस इज द हार्डेस्ट इन द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर का सबसे अधिक कठोर पदार्थ कौन है? तो हमारा दांत है। और दांतों में दांत होता है, दांतों में दांत होता है इनामेल। इनामेल का नाम सुने होंगे, इंग्लिश वाले भी वही। और एक दंत बल्क बोलते हैं, बल्क में जो दंत निकल जाता है, किसी को नाम सुनेंगे जी, दंत बल्क में दंत निकल गया तो क्या हो जाता है उसको? किसी तरह का कोई दिक्कत है? नहीं है, कोई किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। बल्क में दंत अगर निकल गया तो कोई दिक्कत नहीं, उसको सब क्या बोलते हैं? फाहुर। इंग्लिश में फाहुर नहीं बोलते, हिंदी में देहात भाषा में बोलते हैं फहुरा है, दांत निकल गया। और ज़्यादा हंसता है उसको बोलते हैं फहुरा। तो इस तरह से होता है। तो मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर पदार्थ क्या है? इनामेल। इनामेल एक दांत होता है, दांतों को कहा जाता है इनामेल, तो सबसे ज़्यादा कठोर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शरीर के किस भाग में स्पेक्ट्रम कॉर्निया कहते हैं? शरीर के किस भाग को स्पेक्ट्रम कॉर्निया कहा जाता है? आपको 19 नंबर क्वेश्चन है, विच पार्ट्स ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड द स्पेक्ट्रम कॉर्निया। विच पार्ट्स ऑफ बॉडी इज कॉल्ड द स्पेक्ट्रम कॉर्निया। कॉर्निया किसे कहा जाता है? स्पेक्ट्रम कॉर्निया। तो शरीर बाहरी परत को कहा जाता है स्पेक्ट्रम कॉर्निया। स्पेक्ट्रम कॉर्निया किसको कहा जाता है? शरीर के बाहरी परत को स्पेक्ट्रम कॉर्निया कहा जाता है। सबसे बाहरी परत को स्पेक्ट्रम कॉर्निया कहा जाता है। लिख लीजिए, सबसे बाहरी परत को स्पेक्ट्रम कॉर्निया कहा जाता है। यहाँ लिख लीजिए, सबसे बाहरी। औषधि से डर क्या कहलाता है? औषधि से जो डरते हैं, हाँ, जड़ी बूटी से जो डरता है उसको क्या कहला जाता है? तो व्हाट इज द फियर ऑफ मेडिसिन कॉल्ड। व्हाट इज द फियर ऑफ मेडिसिन कॉल्ड। उस जो औषधि से डरते हैं उसको क्या कहा जाता है? दवाई से जो मेडिसिन से डरता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है फार्माकोफोबिया। फार्माकोफोबिया लिख लीजिए, फार्माकोफोबिया। जो डरता है उसको फोबिया की बीमारी हो गया। जैसे कुत्ता से कोई डर गया, वाइस से डर गया, गाय से डर गया तो उसको फोबिया हो गया। किस तरह का फोबिया हो गया? जैसे कुत्ता से डर गया तो कुत्ता वाला फोबिया हो गया, या बैल से डर गया तो बैल वाला फोबिया हो गया। तो अलग अलग तरह का बीमारी हो जाता है लोगों को। जंतु से जो डर गया, डर क्या कहलाता है? मैं अभी बात कर रहा था, अभी आ गया। तो जंतु से जो डर गया उसको बोला जाता है जूबोफोबिया। जूफोबिया, नाम लिख लीजिए, जूफोबिया क्वेश्चन। जंतु से जूफोबिया, जूफोबिया कहते हैं, है ना, जूफोबिया होता है। जूफोबिया इसको कहा जाता है, जूफोबिया इसको हम लोग लिख कर बोला जाता है। ठीक है, चलिए अगला है, इसका इंग्लिश में भी बोलते हैं ना, इंग्लिश में इसको बोल देते हैं। इसका नाम इंग्लिश में क्या है? व्हाट इज द फियर ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड। आपको दिख रहा है, जंतु से जो डर लगता है उसको कहा जाता है व्हाट इज द फियर ऑफ एनिमल्स कॉल्ड, उसको कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भीड़ से भीति क्या कहलाता है? भीड़ से भीति मतलब यहाँ पे फॉर्म कर रहा है, भीड़ से भीति मतलब डर, यहाँ पे दिया हुआ डर। तो डर का मतलब क्या होता है? एक्चुअली डर का मतलब क्या होता है? भीड़ से भीत, भीड़ से जो डरता है, भीति से डर लगता है, उसे क्या कहलाते हैं? इसको क्या कहते हैं? जो भीड़ से डरता है तो उसको कहते हैं डेमोफोबिया। डेमोफोबिया। इसका अगर इंग्लिश जानना चाहते हैं तो इंग्लिश से भी बता देंगे। तो इंग्लिश में व्हाट इज द फियर ऑफ क्राउड। फियर ऑफ क्राउड से जो भीड़ों से डर लगता है उसको कहा जाता है डेमोफोबिया। लिख लीजिए नाम, डेमोफोबिया। डेमोफोबिया इसको कहा जाता है, जिसको क्या होता है? उस भीड़ों से डर लगता है। मान लिया जब इस सभा लग गया और उसको बोल दिया कि ले बाबू माइक पर हेलो चेक हेलो करना है, हेलो आपके सामने मैं आ रहा हूँ, मैं गाने गा रहा हूँ, और गा रहा है लेकिन हाथ उसका थर थर काँप रहा है। तो भीड़ से उसको डर लग रहा है कि कुछ ना कुछ कर देगा। तो उसका कौन सा बीमारी है? डेमोफोबिया का बीमारी है ना, डेमोफोबिया का बीमारी है। कमेंट सेक्शन में मैं बता रहा हूँ कि सभी चीज़ें आप लोग को ज़रूरी की चीज़ें हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर सभी लोग अपना अपना राय देंगे। चलिए आगे है, ध्वनि से डर लगता हो, जिसको साउंड से डर लगता हो उसको क्या कहा जाता है? व्हाट इज द फियर ऑफ साउंड कॉल्ड। फियर से जो साउंड से जो डरता है उसको कहा जाता है?
तो साउंड से डरने वाले व्यक्ति को बहुत डरपोक कहा जाता है। तो डरपोक तो सभी व्यक्ति कहा जाता है, लेकिन डरता है उसको कहा जाता है। तो डरता है उसको, ध्वनि से जो डरता है उसको कहा जाता है, साउंड से जो डरता है उसको कहा जाता है ऑक्सीटोफोबिया। ऑक्सीटोकोफोबिया, मैं इसको अगर लिख के दे दूंगा, ऑक्सीटिकोफोबिया, लिख लीजिए ऑक्सीटिकोफोबिया। मैं फिर से लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ऑक्सीटोफोबिया। फोबिया मतलब डरना, ऑक्सीटोफोबिया यहाँ से लिख लीजिए, राइट आंसर ऑक्सीटोफोबिया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला, मानव शरीर की सबसे तापमान को कितना होता है? मानव शरीर के जो तापमान होते हैं वो कितने होते हैं? सामान्य मानव तापमान, तो हमारा अगर मानव शरीर के सामान्य तापमान जो होता है आपको होता है 36.9 डिग्री सेल्सियस होते हैं। 36.9 डिग्री सेल्सियस हमारे मानव शरीर के सामान्य तापमान होते हैं। जब हम बकरी खाते हैं या बकरी के मांस खाते हैं तो उस समय हम कैसा उपभोक्ता होते हैं? मानव श्रृंखला का नाम सुने हैं? मानव श्रृंखला का नाम सुने हैं लगता है, मानव श्रृंखला का नाम सुने हैं। तो मानव श्रृंखला में क्या होता था? हर साल मानव श्रृंखला का एक रैली निकाला जाता है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सब सारी चीज़ें होती हैं। तो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में क्या होता है कि सारी चीज़ें ये एक उद्देश्य होता है, जिसमें क्या होता है, पूर्णतः शराबबंदी, कोई नशा नहीं करेगा, महिलाओं पे कोई गलत भेदभाव नहीं करेगा, महिलाओं को प्रधानता दी जाती है सभी चीज़ों को लेकर के। तो जब हम बकरी खाते हैं तो मांस जो होता है और उस समय हमको कैसा लगता है या कैसा उपभोक्ता होते हैं? व्हेन वी गोट मीट व्हाट काइंड ऑफ कंज्यूमर आर बी एट दैट टाइम। मतलब जब हम मांस खाते हैं, बकरी का जो मीट खाते हैं, उस समय हम कैसा कंज्यूमर होते हैं, उपभोक्ता होते हैं? तो आपको इसको आंसर बताना है। जब हम मांस खाते हैं तो द्वितीय उपभोक्ता होते हैं, द्वितीय उपभोगिता होते हैं, यानी सेकंड कंज्यूमर होते हैं। सेकंड कंज्यूमर होते हैं, लिख लीजिए, सेकंड कंज्यूमर होता है इंग्लिश वाले। इंग्लिश सेक्शन में अगर PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल में सारे PDF दिए हुए हैं, तो इसलिए मैं कन्वर्ट करके आपको पढ़ कर बता रहा था। आपको अगर किसी तरह का कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आपके PDF पे जाइए, आप यहाँ क्लिक कीजिएगा। यहाँ जैसे ही क्लिक कीजिएगा अब यहाँ पे, तो आपको जैसे यूट्यूब पे ले जाएगा, आपको ईमेल पे ले जाएगा। तो PDF पहले डाउनलोड करने के लिए किरण पैरामेडिकल क्लासेस लिख लीजिए, किरण पैरामेडिकल, मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, किरण पैरामेडिकल क्लासेस लिख लीजिए, है ना। यहाँ से यहाँ पे लिखा हुआ है, वाटर मार्क में आपको दिख रहा होगा, मैं फिर से दिखा देता हूँ। जो यहाँ पे लिख रहा है यूट्यूब के नीचे जो लिखा हुआ दिख रहा है, 11 नंबर के ऊपर जो दिख रहा है वो है। तो विद्या मनुष्य की तीसरी आँख है, विद्या मनुष्य की सबसे बड़ी तीसरी आँख है। जैसे शंकर भगवान के तीसरा आँख है ना जी, यहाँ विद्या जो है मनुष्य का सबसे तीसरा आँख है। जरूर सभी लाइव सेक्शन में जुड़ने के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद। अगर लास्ट तक देखें तो बहुत ही आपको बेहतरीन प्रश्न मिले होंगे। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसा लगा, कमेंट में लाइक ज़रूर कीजिएगा। सभी लोग बच्चे को देख करके वीडियो को ज़रूर बताइए कि अच्छा लगा, क्या इम्प्रोवाइजेशन चाहिए, क्या आपको बोलने में अच्छा में मुझे नहीं लगा, किस तरीके का क्या चाहिए, तो आपको मैं सुधार करके अपने अच्छा कोशिश के ज़रिए मैं आपको ये करूँगा। तो ज़रूर लाइव सेक्शन में जुड़ने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर लाइव सेशन को कंटिन्यू करने के लिए शेयर कर दें, सभी बच्चों से अनुरोध है कि शेयर करें। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।